बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अब तक की जो सबसे अहम बैठक हुई है फजलुर रहमान के साथ, वो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की नहीं थी, बल्कि वो बैठक है जो इमरान खान के नुमाइंदे की है। आरिफ अलवी पाकिस्तान के साबिक सदर, पाकिस्तान के साबिक कमांडर इन चीफ फजलुर रहमान साहब के पास पहुंचे हैं। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम तस्वुर की जा रही है क्योंकि आरिफ अलवी इमरान खान का डायरेक्ट पैगाम लेकर फजलुर रहमान के पास आए और इस वक्त मुल्क के अंदर जो आईनी तरामीम का पैकेज लाने की हुकूमत तैयारी कर रही है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकिफ है और इमरान खान जेल में बैठकर क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर तफसील के साथ बात हुई है। ये मुलाकात व्यूअर्स ऐसे वक्त में हुई जब फजलुर रहमान से पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत मुलाकात कर चुकी और फजलुर रहमान ने तमाम सियासी क़यादत को इनकार किया और वो समझते हैं कि जब तक अफाम तफहीम के साथ ये मामला पार्लियामेंट के फ्लोर पर नहीं लाया जाता, इसके ऊपर बहस नहीं होती और जो 53 तरामीम आइन के अंदर जो प्रपोज की गई, इसका मुसवदा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ शेयर नहीं किया जाता, ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जितनी भी सिटिंग्स की हैं व्यूअर्स, अब और पिछले 24 घंटों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई और पार्लियामान का इजलास मौखर करना, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना, ये सब इंडिकेटर्स हैं कि फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक पेज पर हैं। और फजलुर रहमान ये समझते हैं कि जब तक काजी साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हमें तरामीम नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फजलुर रहमान को ये क्रेडिट दे रही है और ऑब्वियसली जहां पर हुकूमत चाहती है कि फजलुर रहमान उनके साथ चलें, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऐवान की सबसे बड़ी जमात है, उन्होंने भी फजलुर रहमान के सामने इमरान खान का ही पैगाम भेजा। एक क्लेम ये किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दो लोगों ने, एक राना सनाउल्लाह है और वो ये कहते हैं कि पीटीआई के लोगों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है और तरामीम के हवाले से हम ये चाहते हैं कि वो भी ऑन बोर्ड आ जाएं। और फिर इसके साथ ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हो रही है और उन्होंने दिसंबर तक आईनी पैकेज को ले जाने का मुतालबा किया, यानी वो भी चाहते हैं कि आईनी तरामीम की जाए और तहरीक इंसाफ उसमें साथ देगी, लेकिन दिसंबर के बाद इन तरामीम को टेबल किया जाए और तहरीक इंसाफ के जो जितनी भी क़यादत है इमरान खान समेत और खान साहब की मशावरत के बाद इसके ऊपर तफसील से हम हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन व्यूअर्स, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हुकूमत को अब ये समझ आ गई है कि फजलुर रहमान जहां पर हमने उन्हें ओहदे भी देकर देख लिए, ऑफर्स भी देकर देख ली, सेनेट, वजारत आला, गवर्नरशिप सब कुछ देकर देख लिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और फजलुर रहमान की अगर हमने गुफ्तगू को जिस तरह से वो इस वक्त पार्लियामान के अंदर कमेटी के सामने, मीडिया के साथ और फिर हमारे साथ ऑफ द कैमरा गुफ्तगू जो करते हैं, उससे ये तमाम चीज़ें साबित होती हैं कि फजलुर रहमान को मनाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी नून लीग की अब एक पॉलिसी जो नज़र आ रही है कि इनसे भी बात की जाए, इनकी गुफ्तगू को भी सुना जाए और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किया जाए। व्यूअर्स, ये एंगेज तो ज़रूर करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की सियासत ने जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर हो रही है और खान साहब ने जो हिकमत अमली तय की थी अपने तमाम लोगों से जो मिलने जाते हैं, वो कामयाब हो गई और हुकूमत अब एक लचक दिखा रही है तरामीम के मामले के ऊपर, कम अज कम कि हम तहरीक इंसाफ से भी बात करेंगे। और आरिफ अलवी साहब ने जो मुलाकात की है फजलुर रहमान से, उनके साथ सलमान अकरम राजा थे, मौलाना असद महमूद हैं, अखवंजादा हुसैन थे, मौलाना अताउल हक दरवेश हैं और अब्दुल जलील जान ने इस मुलाकात के अंदर शिरकत की। और इमरान खान का जो पैगाम है कि किसी तरह इसे दिसंबर के बाद ले जाया जाए आईनी पैकेज को, और एक तो काजी साहब जा चुके होंगे, इसके अंदर पीछे मंतकी है, और फिर जो खान साहब के जो केसेस हैं उसके अंदर हुकूमत जिस तरह से असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर, यह बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। अब व्यूअर्स, खान साहब ने जो अली अमीन गंडापुर का इंतखाब किया एज अ CM KP के, और फिर उन्होंने एक जुमला और कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं, उन तमाम लोगों को ये पैगाम है जो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। खान साहब की दूर अंदेशी और खान साहब ने जो सपोर्ट का इजहार किया अली अमीन गंडापुर से,
अगर आप आज जो अली अमीन गंडापुर ने बयानात जारी किए दो चीजों के ऊपर, एक 21 सितंबर का लाहौर का जलसा और दूसरा आईनी पैकेज, तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर 1 चॉइस और राइट चॉइस क्यों थे खान साहब की। और अली अमीन गंडापुर क्या कहते हैं? अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे, ये जमहूरियत पर हमला है। उन्होंने सोचा कैसे कि वो जमहूरियत के होते हुए ऐसा बिल लाएं। ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, हम पार्लियामेंट में उनको शिकस्त देंगे, हम अपने जायज हक के लिए खड़े रहेंगे। बिल पास होना तो दूर की बात है, आइंदा असेंबली में पेश भी नहीं कर सकेंगे। अब ये तमाम बातें ऐसे वक्त में जब इस्लामाबाद का जलसा हुआ तो कुछ लोगों ने खबरें ये देना शुरू कर दी कि जनाब इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर एक जो बिल्डिंग है वहां पर ले जाया गया। 3 जिम्मेदार सोर्सेज से एक खबर कंफर्म हुई और लोगों ने उनके जो कैफियत थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनका इत्तमाद था, इसके ऊपर भी सवाल किया कि जब अंदर गए थे इत्तमाद कैसा था, जब जलसा कर रहे थे और जिस तरह की जुबान उन्होंने वहां पर इस्तेमाल की, क्या ये वही इत्तमाद था? आपने इस किस्म का प्रोपेगेंडा भी अली अमीन गंडापुर के हवाले से होते हुए देखा। लेकिन व्यूअर्स, उसके बाद केपी के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स और खिताब और फिर जिस तरह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बार बार जवाब दिया, इससे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अली अमीन गंडापुर माफी मांग कर आए या फिर उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के आगे हथियार फेंक दिए। और आज आईनी पैकेज के ऊपर जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे, बल्कि उन्होंने एक वार्निंग जारी कर दी है हुकूमत वक्त उन तमाम लोगों के लिए जो आईनी पैकेज लाकर इमरान खान और पीटीआई को खत्म करने का एक मंसूबा जो है वो तैयार कर रहे हैं। अगर अली अमीन गंडापुर पीछे हटते तो ये वार्निंग जारी ना होती। तो इसीलिए इमरान खान की जो नंबर 1 चॉइस है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने अपनी गुफ्तगू से और अपने तरीकाए तर्ज अमल, इसे कहना चाहिए जो हुकूमत का है, तरीका सियासत, तर्ज सियासत को अगर देखा जाए तो ये साबित किया कि वाकई ही वो नंबर 1 चॉइस हैं और इन क्वालिटीज की वजह से वो इमरान खान उनके पीछे खड़े हैं। आज दूसरी जो डेवलपमेंट व्यूअर्स हुई अली अमीन गंडापुर के हवाले से, वो है जलसा 21 सितंबर का। 21 सितंबर के जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी भरपूर किस्म की तैयारी कर रही है और ये दूसरी रीजनिंग है। अगर हम ये कहें कि ये अली अमीन गंडापुर राइट चॉइस क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो पैगाम दिया जलसे के हवाले से, ये इसकी भी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि 21 सितंबर को लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि आप अटक का पुल क्रॉस करके देखें, हमने पूरा आपके लिए बंदोबस्त करके रखा हुआ है। जलसे की तैयारियां इस वक्त अपने अरूज पर हैं, कमेटीज बना दी गई हैं और इन कमेटीज का बनाने का मकसद ये है कि लोगों को मोबिलाइज किया जाए पंजाब में और फिर 20,000 के करीब ये टारगेट रखा गया है कि एक रैली जिसमें जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उन्हें 1,000 लोगों को लाने का बाकायदा तौर पर टास्क दिया गया और इस टास्क की बाकायदा तैयारी जो अब की जा रही है। 20,000 का काफिला सवाबी पे पहुंचेगा और फिर एक बड़े काफिले की शक्ल में जिसे लीड करेंगे अली अमीन गंडापुर, वो पंजाब में दाखिल होंगे और फिर देखना ये होगा कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से किस किस्म की तैयारी कर रही है। व्यूअर्स, मैं पंजाब के हवाले से भी आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। मीना खान अफरीदी, उनके मुताबिक इंसाफ यूथ विंग और झैली सतह पर पार्टी वर्कर्स को मुतहरिक कर दिया गया है और कारकुन बेचैनी से 21 सितंबर को लाहौर जाने के लिए तैयार हैं। तमाम दही काउंसिल्स के रहनुमाओं वर्कर्स की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली के हर रुकन को अपने साथ 1,000 कारकुन लाने का टास्क दिया। तैयारी मुकम्मल है और सिर्फ पेशावर से 20,000 से ज्यादा कारकुन लाहौर जाएंगे, जबकि बाकी इजला से भी कारकुनों के काफिले मोटरवे पर मरकजी काफिले में शामिल हो जाएंगे। लाहौर तक पहुंचने के लिए हिकमत अमली क्या होगी, सवाबी, और फिर उसके बाद पार्टी कायदीन इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे। अब सूबाई वजीर कानून जी आफ्ताब आलम, उनके मुताबिक हम पहले भी रुकावटें हटाकर जलसा गाह तक पहुंचे थे और अब भी हम रुकावटें हटाकर जलसा गाह तक जरूर पहुंचेंगे। देखें जी, पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। फॉर्म 47 की हुकूमत होने के बावजूद सबसे ज्यादा नंबर्स आपको पंजाब में तहरीक इंसाफ के नजर आएंगे। केपी में तो आपकी हुकूमत है ना और वहां पे, लेकिन जहां पे ऑपोजिशन के नंबर्स देखे जाएं तो वो तहरीक इंसाफ पंजाब और फिर कौमी असम्बली में भी सबसे ज्यादा नंबर्स इनके हैं। अब हर जो एमपी है पंजाब का, अगर वो अपने इलाके से 1,000 बंदा भी लेकर आए तो ये नंबर्स जो है वो लाखों में पहुंच जाता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद केपी से जो काफिले चलेंगे, जो टास्क 20,000 का कह रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ये नंबर थोड़े हैं और अगर एक एक बंदा भी अपने इलाके से 1,000
کا جو ٹاسک دیا گیا وہ لاتا ہے تو یہ نمبر بھی ہزاروں میں پہنچ جاتا ہے. جسٹ امیجن کریں پورا ملک جلسہ گاہ میں کنورٹ ہو جائے گا. اگر لوگ ریلیاں لے کر نکلیں لاہور کی طرف تو پھر آپ کو مینار پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جس سڑک سے آپ گزریں گے وہی آپ کا جلسہ گاہ ہوگی. تو یہ جو اس وقت موومنٹ شروع ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, آئیڈیل ٹائم ہے کہ لوگ اس میں موبلائز ہوں. اور پھر وکلا برادری, اب یہ 18 کو جو لاہور سے تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, میں علی امین گنڈا پور اور لاہور کی قیادت سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ بار روم لاہور کے پہنچیں, ہائی کورٹ بار روم میں, اور وہاں پر اظہار یکجہتی کریں, بلکہ اپنے ساتھ ان تمام اتحادی جن میں مجلس وحدت المسلمین ہے, اس کے علاوہ جو دیگر جماعتیں سنی اتحاد کونسل, سب کو میں کہوں گا کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ تحریک چلے تو آپ کو وکلا کو اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اور جب تک obviously تحریک انصاف انڈیپینڈنٹلی بھی یہ جنگ لڑ سکتی ہے, لیکن وقت کی نزاکت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وکلا برادری کے ساتھ ان کے مقصد میں, یعنی جسٹس منصور کی ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا, آپ کھڑے ہوں ان کے ساتھ. اور پھر دوسری طرف وکلا برادری اور جو وکلا لیڈرز ہیں انہیں بھی دعوت دی جائے اپنے جلسوں کے اندر. لاہور میں جی تیاری یہ ہو رہی ہے کہ ڈی سی صاحب نے ابھی تک اجازت نہیں دی اور توہین عدالت کی درخواست ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر اس کے خلاف کیا ہوگا, یہ بھی حکمت عملی طے کر لی گئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر ہمیں اجازت نہیں دی گئی, این او سی نہیں ملا, تو پھر ہم دمادم مست کلندر کریں گے. یعنی ایک کنفرنٹیشن ہمیں پنجاب میں نظر آ رہی ہے. ویورز, ان کی کوشش یہ ہوگی کہ پنجاب, کے پی کے اور اسلام آباد اور راول پنڈی جتنے بھی راستے لاہور کو آتے ہیں, جی ٹی روڈ, اسے بند کیا جائے اور قافلوں کو کسی صورت بھی لاہور میں داخل ہونے سے روکا جائے. اور اس کے لیے اب باقاعدہ طور پہ لاہور میں مریم نواز کی حکومت بھی پلاننگ کر رہی ہے. کنٹینرز لگا دیے جائیں گے لاہور میں, پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جو شروع ہو جائے گا, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ڈیموکریسی ڈے جو ہے وہ آپ کو مبارک ہو. ویورز, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی, اور جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اس وقت 3 ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ حکومت کتنی بکلاہٹ کا شکار ہے. آپ کو عمران خان کے در پر جانا پڑے گا, آپ کو فضل الرحمان کے در پہ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں نا اور در بدر ہو گئے, آپ کو اگر اپنی حکومت کو بچانا ہے تو آپ کو جا کر عمران خان سے بات کرنا ہوگی. میں آپ کو ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں, اس ملاقات کے بعد یہ بھی ایک اسیسمنٹ ہے کہ فضل الرحمان کو اس بات کا شدت سے اب احساس ہو گیا کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور ہماری جو نمبرز کی جو گیم اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ اس حد تک امپورٹنٹ ہو جائے تو حکومت کو جب چاہیں گے ہم پٹک کر زمین پر ماریں گے. آپ حکومت کو پٹک کر زمین پر مارنے کی پوزیشن میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ ان کا ساتھ دے کر اس پوزیشن سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں گے اور طاقت کسی اور کو دے دی جائے. تو فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی دیکھنا ہے, اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر عمران خان کا پیغام لے کر عارف الوی صاحب جو ہے ان کی رہائش گاہ پر گئے. طلال چودھری صاحب کی یہ گفتگو, اور پھر حافظ حمداللہ نے اس کا جواب کس طرح سے دیا. طلال چودھری یہ کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ بیرسٹر عقیل بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے تھے, لیکن کچھ نکات پر تحفظات سامنے آنے کی وجہ سے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. سرکار تسی انہوں نے مسودہ ہی نہیں دیتا, تحفظات تو بہت دور کی بات ہے. پہلا جو تحفظ جس کا اظہار کیا گیا وہ یہ تھا, ریزرویشنز جو فضل الرحمان صاحب کی تھی, اور نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر ان سے پوچھا کہ آپ کو مسودہ دیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ باؤ جی ہمیں تو مسودہ ہی نہیں دیا گیا میاں صاحب, تو ہم آپ کے ساتھ کس قسم کا تعاون کریں. تو اس کے بعد جو ہے وہ لاہور واپس چلے گئے. آئینی عدالت پر تمام جماعتوں کا اتفاق, یہ بھی بیرسٹر عقیل یہ کہتے ہیں, لیکن مسودہ آپ نے دکھایا نہیں, تو پھر کس طرح کہا جائے کہ تمام جماعتوں کا اتفاق ہے. طلال چودھری یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے آئینی ترامیم پر مشاورت کے لیے معاملہ 10 سے 15 روز تک مؤخر کر دیا. اچھا, مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ اس سے بھی آگے جائے گا, اور جو آج پیغام لے کر عارف الوی گئے ہیں اس میں قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا باقاعدہ طور پہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ قاضی صاحب کو جانے دیں, اس کے بعد حکومت سے ہم بات کریں گے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو ترامیم کے حوالے سے گزارشات ہیں اسے بھی اس مسودے کا حصہ بنایا جائے. پھر ویورز, حافظ حمداللہ صاحب نے جی اس کا جواب دے دیا. وہ تمام لوگ جو جوید لطیف کی شکل میں, یا پھر تارڑ صاحب کی شکل میں, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر عقیل کی شکل میں جو باتیں کر رہے تھے, جے یو آئی نے کیا کہا,
हाफिज अब्दुल्ला साहब की जुबानी वो ये कहते हैं कि जो आईनी तरमीम हुकूमत चाहती है इसका मुसव्वदा कहाँ है, सामने लाया जाए, मुसव्वदा पेश करने तक JUI इसकी हमायत नहीं करेगी। वफाकी वज़रा कहते कि उन्हें भी इस आईनी तरमीम का इल्म नहीं, तो ये मुसव्वदा आया कहाँ से। JUI से मुलाकात के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी वफूद आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत को सपोर्ट हम आंखें बंद करके नहीं कर सकते। मसला यहाँ पर यह है कि नंबर्स अगर आपके पूरे थे तो आपने इस मुसव्वदे को आईनी शक्ल क्यों नहीं दी। नंबर्स आपके पूरे होने का मतलब यह है कि जिन लोगों को आपने भेड़ बकरियां बनाकर कमरों में बंद किया, अब वो भी बोल रहे हैं और वहां पर भी बगावत जो है वो हमें होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों ने इनसे सवाल किया कि हमें जिस मकसद के लिए लाया गया कम से कम हमें वो मुसव्वदा पढ़ा दिया जाए। लेकिन व्यूअर्स, वो मुसव्वदा जो है इनको पढ़ाया नहीं गया, ना दिखाया गया, बल्कि डांट दिया गया कि तुम होते कौन हो, जाओ जाकर सिर्फ और सिर्फ तुमने वोट डालना है। और फिर कुछ लोग इसमें नाराज भी हो गए। जवेद लतीफ साहब की जो बातें हैं ना वो बड़ी हैरान कुन है, और उन्होंने सारे का सारा जो मुद्दा है वो एक बार फिर जनरल फैज हमीद के ऊपर डाल दिया है। ये लतीफा था जी पिछले 3 दिनों में जो सबसे अगर ये कहा जाए कि कोई ताज़ा हवा का झोंका यानी चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए कोई वाकया पेश आया तो वो जवेद लतीफ की गुफ्तगू थी। वैसे जो कुछ भी पिछले 3 दिनों में हुआ इसके ऊपर हंसना ही चाहिए, क्योंकि जमहूरियत के ऊपर हमला था। जवेद लतीफ साहब ने एक अजीब मंतक पेश की है, और वो ये कहते हैं कि आईनी तरमीम सरकार अपनी मर्जी से नहीं ला रही, यानी वही बयानिया कि ये बाऊजी नहीं है, ये शहबाज शरीफ भी नहीं है, बल्कि ये कोई और है जिसने इन तरामीम को हमारे हाथ में रखा, मुसव्वदा हमें दिया और कहा कि जाओ अच्छे बच्चों की तरह जाकर पार्लियामान के फ्लोर पर सारे इसके हक में वोट दो और फिर बैत करो, फिर तुम्हें हम बताएंगे कि हुकूमत कौन करेगा। पार्लियामान मेरे पास मुसव्वदा नहीं है, जवेद लतीफ साहब के पास तो हो भी नहीं सकता था। सर आप बाहर हैं, अगर आप पार्लियामान में होते तो तब भी आपके पास मुसव्वदा नहीं होना था, क्योंकि वहां पर हर दूसरे पार्लिमानी जितने भी मस्खरे वहां पर फिरे, मैं माजरत चाहता हूं ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये मस्खरों वाली बात हुई ना, उनके पास भी मुसव्वदा नहीं था। इकट्ठे सारे हो गए कि आज हमने वोटिंग का डे है, डेमोक्रेसी डे है, लेकिन किस पे वोटिंग करनी है किसी को कुछ मालूम नहीं था। पार्लियामान को इत्मीनान में लेकर आईनी तरमीम करेंगे तो आसानी होगी। दयानतदारी से कह रहा हूं कि फैज हमीद का फैज चला है, अंदर अदारे के अंदर लोग मौजूद हैं जो बजाहिर किसी और का हुक्म लेते हैं मगर मानते फैज हमीद का है। यानी उनके ख्याल में फैज हमीद के लोगों ने नंबर्स पूरे होने नहीं दिए, और फिर उन्होंने ये भी शायद वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो लीक हो गया मामला पूरे का पूरा मुसव्वदा, ये भी किसी और ने लीक करवाया और सारे मामले को खराब कर दिया। अब हैरानगी इस बात के ऊपर है कि ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं था, ये सेक्रेट डॉक्यूमेंट तो है लेकिन सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके ऊपर डेलिब्रेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम और उनके नुमाइंदों को इत्मीनान में लेने की बात थी। आप बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर बंद कमरों में बंद फाइलें और फिर बंद लिफाफों के फैसलों से बैलेंस ऑफ पावर नहीं आता। अगर आपने जमहूरियत करनी है तो आपको खुले मैदान में जमहूरियत करनी पड़ेगी और आवाम को खुले मैदान में उनके हकूक और फिर जो आइन साजी और आइन में तरमीम आप करने जा रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन जवेद लतीफ के नजदीक आज भी जनरल फैज का फैज चल रहा है, यानी इनका बस चले ना ऐसे लोगों का। ये लतीफा मैंने इसलिए कहा कि मियां जवेद लतीफ ने लतीफा सुनाया, और लतीफा ये है कि फैज का फैज आज भी चल रहा है, और अगर इनका बस चलता ना तो ये एक और केस भी जनरल फैज पे डाल दें और ये कहें कि चूंकि नंबर्स पूरे नहीं हुए आईनी पैकेज के अंदर, जनरल फैज ने अपने करिश्माती अंदाज में ये पूरे मुसव्वदे को लीक करवाया, और फिर अगर इनका बस चले तो एक मुकदमा ये इमरान खान पर भी डाल दे कि जेल में बैठकर जो साजिश कर रहे हैं वो खान साहब हैं। तो ये लतीफ़ा है जी जवेद लतीफ साहब की तरफ से, और व्यूअर्स जावेद चौधरी की तरफ से भी ये बात कही गई कि जनरल फैज की वजह से ये तरामीम कामयाब नहीं हो पाई। और फिर कुछ लोगों ने तो मुस्तफ़ा नवाज खोकर आसमान शराजी साहबा के एक प्रोग्राम में गए तो वहाँ पर बैठकर उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि जो गुफ्तगू वहाँ पे हो रही थी कि अगर जनरल फैज होते तो शायद नंबर पूरे हो जाते, लेकिन आज ये नंबर पूरे नहीं होने की बुनियादी वजह ये है कि इनकी तैयारी नहीं थी, और किसी ने खैर उनको निकम्मा भी कहा। और वो पैगाम कहाँ से आया था ये आप व्यूअर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कौन लोग हैं जो इस किस्म के पैगाम देते हैं और वो किसके माउथपीस है। और फैसल वाडा ने ये कहा कि ये निकम्मे और नाअहलों से ये भी नहीं हो सका। अब एक और जो सियालकोट से इस वक्त पैगाम आया वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसका जवाब हम देंगे इमरान खान के नजरिए से। आईनी तरामीम जरूर होंगी, ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं। ठीक है सर, इसका मकसद इदारों में ताकत का तवाजुन लाना है। इमरान खान ने इतने
گل کھلائے ہیں کہ ان کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی آئینی ترمیم کے لیے دسمبر تک کا وقت مانگا ہے۔ ججز کی تقرری کا سارا معاملہ جوڈیشری کے پاس ہے، ایک چیمبر سے 5 وکیل ہیں۔ سر یہ تو آج کی کہانی نہیں ہے۔ جسٹس خلیل الرحمن رمدے، ان کے بیٹے، اس سے پہلے ان کے خاندان کے باقی لوگ جو آج بھی حکومت کے اندر ہیں، اور جسٹس قیوم، یہ ساری کہانیاں یہ افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اور پھر یہ بھی قوم کو ضرور بتا دیں کہ کس کے چیمبر سے کتنے جج جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بنائے، اور ان چیمبرز میں سے جو چیمبر سیاست ہے وہ پاکستان کی عدلیہ پر ہمیشہ کس طرح حاوی ہوئی۔ تو قوم سے سچ بولیں، جھوٹ مت بولیں، اور یہ بھی ضرور بتا دیں کہ کس جج کا کس قبیلے سے تعلق ہے، کس جج کا کس چیمبر سے تعلق ہے، اور اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں بلکہ نون لیگ کے لوگوں سے ملے گا پنجاب کے اندر۔ یاد رکھیے گا، پوری کی پوری جوڈیشری جو ہے اس میں آپ کو نون لیگ جو ہے وہ نظر آئے گی، اور خواجہ آصف جو ہے نا وہ سچ نہیں بول رہے بلکہ وہ ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ خواجہ آصف یہ بھی کہتے ہیں کہ ججز کو بھاری تنخواہیں اور مراد ملتی ہیں مگر احتساب سے سیاستدانوں کا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف 27 لاکھ کیس عدالتوں میں پڑے ہیں۔ اچھا، شاید ان کا گلہ یہ بھی تھا کہ سیاستدانوں کو صرف 2 لاکھ شاید تنخواہ کا معاملہ، میں نے ٹکٹس پڑھے تو شاید اس کے اوپر بھی دکھ ہے۔ تو کہیں جی شہباز صاحب کو اور باقی لوگوں کو کہ بڑھاؤ خواجہ صاحب کی تنخواہ، کیونکہ خواجہ صاحب اس تنخواہ پہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ آئینی ترمیم سے متعلق مسودے کو راز میں نہیں رکھا، یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، کوئی سیکرٹ نہیں۔ سر ابھی تک وہ پیپر نہیں ہے، اور پاکستان کے میڈیا کے اوپر ابھی بھی خبر لگی کہ 53 جو ترامیم اس کا مسودہ ہم نے حاصل کر لیا، ایسے خبریں لوگ رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ مسودہ اگر خفیہ ڈاکومنٹ نہیں تھا تو جن لوگوں کے ووٹ لینے کے لیے آپ گئے انہوں نے یہ کیوں کہا؟ حافظ حمداللہ آج بھی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سمیت پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کے اپنے اتحادی ہیں، انہیں بھی مسودہ نہیں دکھایا گیا۔ آپ کا اپنا جو وفاقی وزیر قانون ہے وہ خود کہتا ہے کہ میرے پاس مسودہ آ گیا ہے۔ تو مسودہ کس نے تیار کیا؟ کہاں سے آیا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے بیٹھ کر یہ مسودہ جو ہے وہ تیار کیا اور پھر اس کو پورے ملک کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ عمران خان اپنے آپ کو ہر چیز کا محور سمجھتے ہیں۔ 4 سال میں بانی پی ٹی آئی نے جو گل کھلائے ان پر نظر دوڑائی جائے۔ 9 مئی کو ملک میں بغاوت کی کوشش کی گئی۔ 9 مئی کے واقعے میں فوج کے اندر سے بھی لوگ شامل تھے جو جنرل فیض کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ سر آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ بیانیے سے کام نہ لیں بلکہ آپ ان ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر لوگوں پہ مقدمات چلائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہی پاکستان کی عوام چاہتی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ عمران خان ہر چیز کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اور محور سمجھتے ہیں، اس ملک کے اندر شہباز شریف کی حکومت ہو یا پھر باؤ جی کی یا پھر آصف علی زرداری یا پھر باقی لوگوں کی حکومت، یہ عمران خان کو جیل میں رکھ کر ہی اپنی بقا حاصل کر سکے گی، یاد رکھیے گا۔ تو پھر اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئینی پیکج لا کر مجھے مزید جیل میں رکھنے کا پلان ہے، جس دن خان صاحب باہر آ گئے جلسے آپ روک نہیں سکے۔ نواز شریف کی موجودگی میں بھی اتنے بڑے بڑے جلسے نہیں ہوتے جب وہ باہر ہوتے ہیں۔ عمران خان کی عدم موجودگی میں بھی جلسے کئی گنا بڑے ہو رہے ہیں جتنے پاکستان مسلم لیگ نون کے نواز شریف کی موجودگی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیفرنس ہے، اور یہی وہ خوف ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا اور جتنی ہم نے نفرت اور جو راستے ہم نے بند کر دیے اور جس طرح سے محبت اور جو گفتگو اور جو رکھ رکھاؤ والی سیاست تھی اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے بڑی بڑی فصیلیں بنا دی، تو یہ فصیلوں کو کون توڑے گا، کون عبور کرے گا؟ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ آج کی نشست تھی ویورز ہماری، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے